नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रैंड गौरव के ऊपर। आज हम स्टेजेस ऑफ स्टेट फॉर्मुलेशन इन इंडिया इस टॉपिक को लेकर के आए हैं और इस टॉपिक को हम लोग देखेंगे कि कैसे इंडिया में स्टेट का फॉर्मुलेशन हुआ और कैसे कैसे सीक्वेंशियल फॉर्म में हमें मॉडर्न टाइम में जो हम स्टेट का कॉन्सेप्ट देखते हैं वो हमें प्राप्त हुआ। तो चलिए शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमें कमेंट बॉक्स में जा करके ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, स्टेट ऑफ स्टेट फॉर्मुलेशन इन इंडिया। अगर हम ध्यान से देखें तो हम ये पाएंगे कि 6 अलग-अलग स्टेजेस हैं स्टेट फॉर्मुलेशन की एंशिएंट पीरियड में। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले पिछली क्लासेस में भी देखा है कि कोई भी स्टेट जैसे हम आज के मॉडर्न टाइम में भी देख रहे हैं, उसकी शुरुआत एक दिन में नहीं हुई, बल्कि ये स्टेट फॉर्मुलेशन जो है ये धीरे धीरे कॉन्टिन्यूस और ग्रेजुअल प्रोसेस के तहत इसका विकास हुआ है। तो अगर हम देखें कि स्टेजेस कितने हैं स्टेट फॉर्मुलेशन के, तो कुल 6 प्रकार के स्टेजेस हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो स्टेज है वो है ट्राइबल मिलिट्री डेमोक्रेसी का। अब ये ट्राइबल मिलिट्री डेमोक्रेसी क्या है, इसको एक बार देखते हैं अगली टॉपिक के रूप में। तो जो पहला स्टेज है इसे हम लोग ट्राइबल मिलिट्री डेमोक्रेसी कहते हैं। ये एक अर्लीस्ट स्टेज यानी सबसे शुरुआती दौर रहा जब हम लोग सिविलाइजेशन को देख रहे हैं, सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट देख रहे हैं। तो स्टेट जैसी चीज़ बहुत बाद में आई, लेकिन पहले क्या था, पहले छोटे छोटे कबीले थे, छोटे छोटे समूह थे, छोटी छोटी जनजातियां थीं जिनका अपना एक अ, लड़ाकों का समूह बन गया। और वहीं से हमने पहली बार अथॉरिटी की बात देखना शुरू किया, वहीं से हमने पहली बार पावर की बात देखना शुरू किया, ग्रुप में कैसे मूवमेंट करना है उसकी बात हम लोगों ने देखना शुरू किया। तो ट्राइबल मिलिट्री डेमोक्रेसी ये सबसे पहला स्टेज है जिसमें हम ट्राइबल असेंबलीज को, ग्रुप्स को और गैंग्स को देखते हैं। अ, जितने भी जितने भी फर्स्ट स्टेज के डेमोक्रेटिक सिचुएशन को हम देखते हैं, उसमें हमें ये दिखता है कि जितने भी ट्राइब्स थे, ज़्यादातर ट्राइब्स स्कैटर्ड फॉर्म में हमें दिखते थे, अनऑर्गेनाइज्ड हुआ करते थे। और साथ ही साथ अगर हम इसके पीरियड की बात करें तो ऋग्वेदिक पीरियड में प्राइमरीली हमें इस तरह की सिचुएशन देखने को मिलती है। तो कहते हैं कि पहला जो फर्स्ट स्टेज ऑफ स्टेट डेवलपमेंट है, स्टेट फॉर्मुलेशन है, वो ट्राइबल मिलिट्री डेमोक्रेसी है। दूसरे स्टेज के रूप में हम ट्राइबल ब्रेकअप्स को देखते हैं। तो ये दूसरा स्टेज ट्राइबल ब्रेकअप है। इसे किस तरह से देखते हैं, तो ट्राइबल ब्रेकअप जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ट्राइबल ब्रेकअप का मतलब है बहुत बड़े बड़े समूह, बहुत बड़ी बड़ी जनजातियों का समूह, लोगों का समूह जब छोटे छोटे कई और भागों में टूट गया और वहाँ हर एक ग्रुप में अपने उस ग्रुप के सरदार होने लगे, अपने उस ग्रुप को हैंडल करने वाले लोग होने लगे। तो यहाँ पर हम दूसरा स्टेज देख रहे हैं, यानी बड़े बड़े समूहों की तुलना में अब छोटे छोटे समूह हमें दिखाई दे रहे हैं ट्राइबल ब्रेकअप्स के रूप में। और कांस्टेंट बेसिस पे हमें यहाँ पर कन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते थे। ये कन्फ्लिक्ट्स ज़्यादातर राजन्य क्षत्रिय यानी ऐसे क्षत्रिय जो राजा के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुके हैं, जो जो लड़ने के लिए तैयार हैं, जो अपने ग्रुप, अपने ट्राइब, अपनी जनजाति और समूह की रक्षा के लिए तैयार हैं, ऐसे जो क्षत्रिय हैं जो राजा के रूप में काम कर रहे हैं, उनका ज़्यादातर क्लैश होता था बिजनेस मैन के साथ, जो सामान्य लोग थे उनके साथ। तो जैसे जैसे ये कन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे थे, कन्फ्लिक्ट्स के बढ़ने के साथ साथ ट्राइबल ब्रेकअप्स भी हमें देखने को मिल रहे थे। अ, अगर हम देखें इस पीरियड में तो ब्राह्मण या पृष्ठहुड जो है ये पावर में थी, यानी ब्राह्मण लोग या पृष्ठ लोग ही जो है वो इन समूहों में सलाहकार के रूप में होते थे। तो वो इन छोटे छोटे समूहों को सलाह देते थे कि कैसे आपको अधिकार जमाना है और कैसे अपने शासन में चीज़ों को लेके चलना है। और यही कारण है कि ब्रेकअप्स बड़े बड़े समूहों में ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। ये ट्राइबल ब्रेकअप का पीरियड ऐसा पीरियड रहा जिसमें हम टैक्सेस की अगर डेवलपमेंट को देखें तो यहीं से शुरुआत हमें देखने को मिलती है।
हमें अलग अलग क्लासेस का डिवीज़न दिखाई देता है, अलग अलग वर्ण दिखाई देते हैं, और ये वर्ण इसी आधार पर बने। हर कोई, जैसे एक उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं कि कोई अगर लोहे का काम करने वाला है, तो वो अ, वो लोग जो जितने भी लोहे के काम करने वाले लोग हैं, वो एक समूह उन्होंने एक समूह बना लिया, एक समूह बना लिया। और इसी तरह से अगर हम देखें, अलग अलग कुम्हार का काम करने वाले व्यक्ति ने अलग एक समूह बना लिया और वो उसी समूह में काम करने लगा। तो इस तरह से हमें ट्राइबल ब्रेकअप देखने को मिलता है। नेक्स्ट, फुल फ्लेज्ड स्टेट, यानी जो थर्ड स्टेज है, इस स्टेज को हम कह सकते हैं कि ये फुल फ्लेज्ड स्टेट के रूप में हमें दिखाई देने लगा। तो अभी हम लोगों ने देखा कि कैसे ट्राइबल मिलिट्री डेमोक्रेसी से ट्राइबल ब्रेकअप्स हुए, और उन ट्राइबल ब्रेकअप्स के बाद हमें राज्य का स्वरूप धीरे धीरे देखने को मिलने लगा। तो थर्ड स्टेज है जिसमें हम लार्ज टेरिटोरियल मोनार्कीज की बात करते हैं, जिसमें हम बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों की बात करते हैं। कोसल और मगध जैसे राज्यों को अगर हम देख लें तो ये एग्जाम्पल हैं। ऑर्गेनाइज्ड ट्राइब्स की बात करते हैं कि जितने भी ट्राइब्स हमें देखने को मिले, ज़्यादातर ट्राइब्स अपने आप में ऑर्गेनाइज होने लगे, सिस्टमेटिक बनने लगे। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में अगर हम देखें, या हिमालय के तराई क्षेत्रों में भी हम देखें, तो ऐसी बहुत सारी जनजातियां हमें देखने को मिलती हैं। लार्ज आर्मीज और लार्ज बैटल्स, ये सारी चीज़ें भी चलती रही हैं बहुत टाइम तक। अगर हम देखें रेवेन्यू सिस्टम फुल फ्लेज्ड स्टेट में बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से डेवलप हुआ। बिजनेस और ट्रेजरी रिलेटेड चीज़ें ये भी स्टेट के अंदर बहुत अच्छे से डेवलप हुई। साथ ही साथ पूरी तरह से जो टैक्स सिस्टम है, पूरी जो टैक्स व्यवस्था है, अब आप देखें तो आपको ये बात समझ आएगी, कौशल और मगध जैसे राज्य ये अपने आप में बहुत बड़े थे। इनकी अपनी एक व्यवस्था थी, इनकी अपनी एक आर्मी थी, इनका अपना एक टैक्स सिस्टम था, इनकी अपनी कृषि, लगान, सामाजिक संगठन, सामाजिक व्यवस्था, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो ये फुल फ्लेज्ड स्टेट की कल्पना हम इस स्तर पर कर पाते हैं और देख पाते हैं। फोर्थ जो स्टेज है स्टेट फॉर्मुलेशन का, वो ब्यूरोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन का है। देखिए ब्यूरोक्रेसी क्या है। तो ब्यूरोक्रेसी को हम कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी किसी भी राज्य को चलाने की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज, नॉर्म्स और सिस्टम के तहत एक हायरार्की बनेगी, और सभी उस हायरार्की में बंध करके ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को परफॉर्म करेंगे। तो ये जो फोर्थ स्टेज है, इसको ब्यूरोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन के रूप में हम देखते हैं। अगर हम बात करें तो मौर्यन फेज, मौर्य वंश जो रहा है, वो ब्यूरोक्रेसी के सेंट्रलाइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। ब्यूरोक्रेसी बहुत ट्रेंड में रही उस पीरियड में। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इस पीरियड में बहुत एक्सपैंड किया गया। पॉलिटिकल और सोशल लाइफ को बहुत अच्छा बनाया गया। समाज में जितने भी लोग हैं, राज्य में जितने भी लोग हैं, उनके जीवन स्तर में सुधार करने का काम, पूरी व्यवस्था का काम इस पीरियड में हमें देखने को मिलता है। और चूंकि इसमें हर नीचे वाला व्यक्ति जो व्यवस्था में है, वो अपने ऊपर वाले व्यक्ति के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, उसके ऑर्डर्स को फॉलो करेगा, और साथ ही साथ अपनी जो ड्यूटी है उसको परफॉर्म करके उसकी रिपोर्टिंग ऊपर जो बैठे लोग हैं उनको करेगा। इसलिए हम ऑर्गेनाइज्ड और एडमिनिस्ट्रेड एक्टिविटी के रूप में भी हम ब्यूरोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन को देख रहे हैं। तो ब्यूरोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन का मतलब कुछ इस तरह से है, यहाँ पर एक सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था बनी, जिस सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था में रूल्स, पॉलिसीज, नॉर्म्स, सिस्टम्स होंगे, लोग एक दूसरे के प्रति जवाबदेह होंगे। तो ये जो सिस्टम रहा, ये फोर्थ स्टेज के रूप में हमें दिखता है। फिफ्थ स्टेज के रूप में हम डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। अब जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ता गया, लोगों की इनकम बढ़ने लगी, लोगों का स्टेटस बढ़ने लगा, लोगों की सोशल सिचुएशन अच्छी होने लगी, लोग कबीलों से हट करके गाँव से हट करके शहरों में विकसित होने लगे, तो हम फिफ्थ स्टेज के रूप में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट को देख पाते हैं। तो जहाँ पर हम डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन को देखना शुरू करते हैं, वो फिफ्थ स्टेज है। यानी अब हम ये कहते हैं कि एक एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम राज्य को बड़े पैमाने पर नहीं चला पाई। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने राज्य को अलग अलग समूहों में, अलग अलग भागों में बांट दिया।
आपने 16 महाजनपदों की बात सुनी होगी। ये 16 महाजनपदों का जो विभाजन किया गया था, ये राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए किया गया था एंशियंट इंडिया में। तो डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की बात हमें वहाँ देखने को मिलती है, बड़े बड़े शहरों की बात देखने को मिलती है। जो नवाबी प्रथा या मिलिट्री का एलिमेंट देखने को मिलता है कि जितनी बड़ी आर्मी उतना पावरफुल स्टेट। न्यूट्रलाइज्ड सिचुएशन हमें देखने को मिलती है, डिविनिटी ऑफ द किंग, यानी राजा अब देवताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता। राजा अब लोगों के लिए काम करता है, लोगों के भलाई के लिए काम करता है। तो यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन हुआ इस प्रभाव का कि डिविनिटी ऑफ द किंग जो है वो कम हो। ऑर्थोडॉक्स सिस्टम तो रहा, लेकिन डेवलपमेंट बहुत हुआ। और कहीं ना कहीं इस पीरियड में चूंकि डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन है, तो हर एक एडमिनिस्ट्रेशन दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन से कम्पीट करेगा, इसलिए स्ट्रेटेजिक एडवांसमेंट का भी ये पीरियड हमें देखने को मिलता है। सिक्स्थ जो स्टेज है, जिसे हम प्रोटो फ्यूडल पॉलिटी कहते हैं, ये सिक्स्थ स्टेज को प्रोटो फ्यूडल पॉलिटी क्यों कहते हैं, इसके पीछे रीजन है कि यहाँ पर आइडेंटिकल सिचुएशन हमें देखने को मिली। गुप्त पीरियड में जो चीज़ें हमें दिखाई देती थी, सेम वही चीज़ें अब इस सिक्स्थ पीरियड में हमें देखने को मिलती हैं। इसको हम लोग मॉडर्न फेज ऑफ स्टेट कह सकते हैं, क्योंकि प्रोटो फ्यूडल पॉलिटी में सिचुएशन इसी तरह की बनती है। यहाँ लैंड के लिए ग्रांट्स मिलते हैं, जैसे आज के टाइम में आप देखते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें सब्सिडीज मिलती हैं। तो ये मॉडर्न टाइम से बहुत हद तक रिलेट करता है स्टेट का ये जो सिक्स स्टेज है, जिसमें लैंड के लिए ग्रांट दिए जाते थे, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन हमें देखने को मिलते थे, फिजिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस बहुत सारे प्रोवाइड किए जाते थे, और कहीं ना कहीं प्रिस्टली बेनिफिशरीज यानी जो प्रिस्ट होते थे वो बेनिफिशरी के तौर पर काम करते थे। तो ये जो चीज़ें थी, ये हमारे 6 अलग अलग स्टेट फॉर्मेशन के स्टेजेस थी। ठीक है, इसी के साथ हम आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे की और वीडियोस के साथ सीक्वेंस में लेक्चर की पूरी सीक्वेंस और पूरी सीरीज के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे, आप तक कंटेंट पहुंचाते रहेंगे, हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। तो आप जाने से पहले ये याद रखें कि आपका ये चैनल ग्रैंड गौरव, जिसे आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और आपको वीडियोस में कोई भी बात अच्छी लगे या कोई भी बात जिसे आप कहना चाहें, हम तक पहुंचाना चाहें, तो आप उन सारी चीज़ों को हमारे वीडियोस पे जाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो पे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।